सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। अक्षांश और देशांतर का टॉपिक हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया है आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों बुक्स से। और आज हम पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ, जो दूसरा टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है पृथ्वी की गति है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? घूर्णन गति और परिक्रमण गति, जिसे रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। आपकी घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं या दिन रात में परिवर्तन होता है। वार्षिक गतियों से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब सबसे पहले आता है घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है। ये नॉर्मल सी बात है। जिसे 24 घंटे का एक दिन होता है, जिसे सौर दिवस के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिसे 24 घंटों को हम दिन और रात में बांट लेते हैं। रात घंटों, मिनटों और सेकंड में बांटा जाता है। फिर इसके बाद पृथ्वी की भौतिक और जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पृथ्वी की जो भौतिक और जैविक प्रक्रियाएं वो घूर्णन से क्या होती है? प्रभावित होती है। इसके बाद में आता है हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात का प्रक्रम चलता है, और इसी के कारण जो जीव जंतु है वो इसी क्रम में चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्रित करके रात में उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है और कुछ रात में। दिन रात का यह चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को प्रभावशील बनाए रखता है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इस कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और रात और दिन को विभाजित करने वाला जो एक लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वर्त के नाम से जानते हैं, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। इसमें तो नहीं दिया गया, हाँ ये दिया गया, इसे प्रदीप्ति या प्रकाश वर्त कहते हैं। ग्लोब का परिव्यय जो पृथ्वी को पर दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वर्त के नाम से जाना जाता है। जैसा इस प्रकार इसके अंदर दिखाया गया है, एक भाग पर इसके दिन है और एक भाग पर रात है, तो ये दो भागों में विभाजित करता है प्रदीप्ति वर्त है। और अक्ष से बिल्कुल अलग होता है। अक्ष तो आपके 23.5 डिग्री झुका है, लेकिन ये आपके अक्ष से अलग होता है। आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? पिछले अध्याय में आप जान चुके। और एक कक्षा में जो चक्कर लगाती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस पथ को क्या कहा जाता है? उस पथ को कक्ष कहा जाता है। और ये कैसा है? एक ऑर्बिटल पाथ होता है, वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। 6 घंटे को हम जोड़ते जाते हैं और शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में, यानी 6 × 4 24 घंटे एक दिन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, और वो फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। 2012 एक लीप वर्ष था, ठीक है, 2012। फिर 4 साल बाद में 2016 जो सम संख्या है वो लीप वर्ष के अंदर इसके अंदर आती है। जैसे 2000 आपके 26 होगा, 4 साल के अंतर के बाद में आते हैं 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28 में लीप वर्ष होगा। ऋतुएं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। झुकी हुई स्थिति में सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्र चलता रहता है। पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। अब नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से अपने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो पर सूर्य है, सूर्य की जो सबसे सीधी किरणें जिस स्थान पर पड़ रही है, जैसे झुकाव पृथ्वी का है वो आपके 23.5 डिग्री है, बीचों बीच सूर्य है। तो जैसे झुकाव आपके देखें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आप देखोगे तो पृथ्वी जमा एकदम आपके सीधी है, यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात पर ज़्यादा अंतर नहीं होगा, यानी समान रूप से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमें उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध 21 जून को है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, और उस भाग पर सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, ठीक है। तो सीधी किरणें पड़ती है तो वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा, यानी विषुवत वर्त और मकर रेखा, आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कभी भी सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती है। तो ये कर्क रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, यानी उत्तरी अयनांत होगा। 21 जून को क्या होगा? उत्तरी अयनांत की स्थिति होती है, यानी कि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में क्या है? तिरछी किरणें पड़ेंगी, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है आपके। कब? 21 जून को। तो यहाँ पे क्या होगी? सर्दी का मौसम होगा। जैसे ये यहाँ पे निकले सर्दी के मौसम में,
से आगे चलकर आगे आएगी 23 सितंबर। 23 सितंबर बाद में जो नीचे दिया दिया गया डायग्राम यहाँ पे, 23 सितंबर में किसी भी तरफ सूर्य झुका नहीं होता है। तो अपने जो उत्तरी गोलार्ध होता है यहाँ पे क्या होती है, शरद ऋतु की शुरुआत 23 सितंबर से शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। और वहाँ जैसे शीत ऋतु से निकल के आए यहाँ पे बसंत ऋतु, जैसे गर्मी का धीरे धीरे आगमन हो जाता है। फिर यहाँ से चले शरद ऋतु, फिर हमने आगे चलकर हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 दिसंबर को यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपके क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे तो यहाँ सर्दी होती है, वहाँ गर्मी होती है। फिर आगे उत्तरी गोलार्ध हम शीत ऋतु से निकले, फिर हमने क्या बनाया, अपने बसंत भी बनाया। और अब हमारे जो वर्तमान में क्या शरद ऋतु चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या है अभी वर्तमान में गर्मी है। तो इस प्रकार से ये है। और उत्तरी अयनांत को समझ गए होंगे आप 21 जून को, और दक्षिणी अयनांत है वो कब होता है। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी विभिन्न ऋतु से गुजरते हुए अपने कक्ष में एक परिक्रमण एक वर्ष में पूरा कर लेती है। फिर आता है सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। ये परिक्रमण एक वर्ष में पूरा हो जाता है। और ये चार हमारे ऋतुओं गर्मी, ग्रीष्म, शरद और आपके बसंत, ये ऋतुएं होती हैं। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक और भव्य खगोलीय घटनाएं हैं, जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षाएं परिक्रमण के दौरान जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आते हैं, तब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य जब जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य में आ जाता है, तो सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। यह किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रखी है, और बीच में पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है वो आ जाता है, तो सूर्य की किरणें अवरुद्ध हो जाती है, जिससे इस तरह पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है, और कहीं आंशिक ग्रहण भी देखा जा सकता है। इस प्रकार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब सूर्य से आने वाली पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब सूर्य से आने वाली किरणें बाद पृथ्वी पर चंद्रमा तक नहीं पहुंचा जाती। इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम के माध्यम से, सूर्य बीच में आ गया चांद, तो यहाँ चंद्रमा, फिर यहाँ पे पूर्ण छाया बनेगी। ठीक है, किरणें चांद पर पड़ेगी, पृथ्वी पर नहीं आएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन यहाँ पे जैसे सूर्य के और पृथ्वी आपके किसके बीच में आ जाती है, चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, आपके चंद्र ग्रहण हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ठीक है,
ये हो गया। आगे इसमें जो भी प्रश्न गुरुत्वाकर्षण है वो खींचने की शक्ति है, मानक समय वगैरह दे रखा है, तिथि रेखा वह रेखा जो पृथ्वी को, ये इसके अंदर आप देख सकते हो, ये बच्चों के लिए। आगे ये आपके ज्योग्राफी की बुक है कक्षा 11 की। तो इसके अंदर देखें पृथ्वी की गतियां। सबसे पहले आते हैं पृथ्वी में दैनिक या घूर्णन गति। पृथ्वी 24 घंटों में अपने एक्स पर घूमती है, हमने पढ़ लिया। दिन रात बनता है, सम्मुख वाले भाग पर दिन, पिछले भाग पर रात होती है। यह गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है, जिस कारण सूर्य पूर्व से उदय पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ये सभी नक्षत्र और तारों की भ्रमण दिशा भी पूर्व से क्या होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में रहती है। जो घूर्णन गति, तारों की जो भ्रमण स्थिति है वो क्या होती है, पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी की इस गति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार और ध्रुवों पर चपटापन पैदा हुआ है। केंद्रापसारी बल, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो पृथ्वी की ये घूर्णन गति, इसके कारण ही जो ध्रुवीय विषुवत रेखीय क्षेत्र है उसके अंदर उभार और ध्रुवों पर चपटापन पैदा हुआ। इसके अतिरिक्त इस गति के कारण हवाओं और धाराओं की दिशा में बदलाव भी आ जाता है। दैनिक गति अपरिभ्रमण की भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति होती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर दोनों गोलार्ध में गति कम हो जाती है 1120 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा ध्रुवों पर जाकर लगभग शून्य हो जाती है। पृथ्वी की कक्षा पथ पर समकोण न बनाकर 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए है। 23.5 डिग्री का झुकाव सूर्य की परिक्रमा में एक दिशा में बना रहता है। पृथ्वी के इस झुकाव के फलस्वरूप उत्तर और दक्षिण ध्रुव में बारी बारी से सूर्य के सामने आती है, जिससे दोनों गोलार्ध में अलग अलग ऋतुओं का आनंद प्राप्त होता है। अगर ये अक्षीय झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते और विभिन्न ऋतुओं का बनना भी असंभव होता। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। परिक्रमण, पृथ्वी की दूसरी महत्वपूर्ण गति है रेवोल्यूशन। इसके अंदर पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना 365 दिन में यह पढ़ लिया। 965 मिलियन कक्षा इसकी लंबी है और 365 से 1/4 दिन में पूरी करती है। 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संपन्न होती है। पृथ्वी की कक्षा वर्ताकार न होकर अंडाकार है, जिससे सूर्य और पृथ्वी की दूरी परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य की मध्यवर्ती दूरी 150 मिलियन है। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तो उसे कहते हैं अपसौर, 152 मिलियन दूर इसे कहते हैं अपसौर। और जब निकट होती है यानी 147 मिलियन दूर पास में तो इसे होते हैं उपसौर। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की यात्रा तुलनात्मक रूप से जल्दी संपन्न होती है। इसके विपरीत अपसौर की स्थिति में परिक्रमण में अधिक समय लगता है, जिससे सूर्य दिवस की अवधि भी घटती बढ़ती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण के फलस्वरूप विभिन्न ऋतुओं का बनना संभव हो जाता है। पृथ्वी की दोनों गति और स्थिति में बदलाव भी होता है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का वितरण निश्चित है और इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि आपके सर्द विषुव क्या है। 22-23 सितंबर को 21 मार्च को हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है शीत क्रांति। ये वर्ड यहाँ पे नया है, शीत क्रांति। यानी हम दिसंबर में यहाँ पे शीत क्रांति यानी शीत ऋतु होती है। यहाँ पे ग्रीष्म क्रांति कहाँ पे के होती है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। चलिए आगे इसके अंदर अयनांत तथा या संक्रांति तथा विषुव, सोलिस्टिक एंड एक्विनोक्स। पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला, दूसरे भाग पर अंधेरा। उजाले और अंधेरे भाग को अलग करने वाला हमने पढ़ लिया प्रकाश वर्त कहा जाता है। प्रदीप्ति वर्त भी कहते हैं। 21 जून 22 दिसंबर प्रत्येक वर्ष क्रमशः ग्रीष्म संक्रांति और शीत क्रांति की स्थिति में होती है। 21 जून 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवती यानी 21 जून और 22 दिसंबर प्रत्येक वर्ष क्रमशः ग्रीष्म क्रांति 21 जून को होती है उत्तरी गोलार्ध में, 22 दिसंबर में शीत क्रांति। और फिर इसके बाद क्रमशः 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत स्थिति क्रमशः कर्क और मकर रेखा पर होती है। 21 जून को कब होती है, कर्क रेखा पर होती है, यानी उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है हमारे और ग्रीष्म संक्रांति होती है यानी, ठीक है। इसके बाद मकर रेखा पर होती है। तो मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया वाले भागों पर हमने देखा मकर रेखा जहाँ से गुजरती है अफ्रीका में कुछ क्षेत्रों में, तो वहाँ पे क्या होता है आपके गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। ग्रीष्म इस वाला उदाहरण बताया था। दोनों गोलार्ध में स्थिति बनती है 21 जून को सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रभाव होता है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को विपरीत स्थिति होती है। सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है दक्षिण गोलार्ध में, ग्रीष्म उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु की स्थिति। पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में लंबवत किरणों का जो प्रभाव होता है वो, ठीक है। दोनों वर्तन बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। संक्रांतियां वर्तन बिंदु ये है, दोनों वर्तन बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। वर्तन गतिशीलता प्रदान करती है तथा सूर्य तारों नक्षत्रों की स्थिति में भी बदलाव होता है, घूर्णन और परिक्रमण दोनों से। यह बदलाव पृथ्वी पर जीवन, मंगल और नएपन का द्योतक होता है। पक्षियों के विभिन्न देशों में संक्रांतियों पर कई उत्सव, हमारे यहाँ मकर संक्रांति जैसे हमने देखा था, मकर संक्रांति में सूर्य प्रवेश करता है। रूपी दिवस को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य पूजा, तिल गुड़ का सेवन किया जाता है। चित्र 3.2। यार पृथ्वी के एक्सेस यहाँ पे सूर्य की किरणें किस प्रकार पड़ रही है। दिसंबर सोलिस्टिक, आपके दिसंबर का आपके अयनांत और जून का अयनांत।
दिसंबर संक्रांति और जून संक्रांति। विषुव जो पृथ्वी पर 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ती है, यानी कोई सा भी गोलार्ध है वो किसी तरफ नहीं झुका होता है। यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को हमारे यहाँ वसंत ऋतु मनाई जाती है। फिर इसके बाद में पीले पीले फूल आते हैं सरसों पर, तो उस समय वसंत ऋतु आती है, वसंत पंचमी मनाई जाती है। इसके अलावा वसंत विषु के नाम से भी हमें इसे जानते हैं। और अब उस हमने पढ़ा था, हम सर्दी से निकल के आए, हमने क्या बनाई, सर्दी बनाई, वो वसंत ऋतु बनाई। फिर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाई विषु आपके ये शरद पूर्णिमा। तो चलिए, वहाँ पे सर्दी का आगाज होता है, हमारे यहाँ गर्मी स्टार्ट होती है, वहाँ सर्दी दक्षिण गोलार्ध में। फिर इसके बाद इसे वसंत विषु के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी का कोई सा विभाग किसी तरफ नहीं झुका होता है। ये रहा आपके चित्र, इसके माध्यम से डायग्राम में समझ सकते हैं। ध्रुवीय रात्रि 6 माह की रात, यानी उत्तरी गोलार्ध में जैसे आर्कटिक वर्ष 66.5 डिग्री आपके उत्तरी ध्रुव और शीत ध्रुवीय द्वीप 6 माह के दौरान, जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ अगर उत्तरी गोलार्ध जैसे पृथ्वी सूर्य है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है, तो यहाँ पे दिन होगा और दक्षिण गोलार्ध में रात रहेगी। जिस तरफ दक्षिण गोलार्ध जैसे 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध झुका होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में तो ये ऊपर का जो भाग है उत्तर ध्रुव का, यहाँ पे आपके क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 24 घंटे अंधेरा ही रहेगा 6 माह तक आर्कटिक वर्त में। फिर इसके बाद में अंटार्कटिक वर्त या उत्तरी गोलार्ध, अंटार्कटिक दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध 22 दिसंबर को जब सूर्य के संपर्क में आएगा, मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी और कर्क रेखा पर आपके तिरछी किरणें पड़ेगी, तो वो वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन 6 महीने दिन रहेगा लगातार। तो ये बात है। इसके साथ ही ये पृथ्वी की गतियाँ कंप्लीट होती है। आगे एनसीईआरटी के अंदर हम देखेंगे, इस अवस्था में प्रदीपन वर्त पूरी पृथ्वी को समान भागों में विभाजित करता है। सूर्य की उजाला पिछले भाग में दे रहा है, पढ़ लिया है। 6 बजे पूर्व में उदय होता है विषुव स्थिति में हमेशा। और इसके अलावा आगे जो भी लाइन दी गई है वो आप देख सकते हो। और ये कंप्लीट हुई हमारा आज का जो टॉपिक है। इसके अलावा कक्षा 6 में दिए गए पृथ्वी की गतियाँ जो भी 1-2 चीज़ दी गई है वो अपने देखेंगे। और इस सीरीज़ को आप रिस्पांस ज़रूर दें, तभी हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।